नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज सवाल होगा सीधा, तीखा और बड़ा। क्या बिहार की राजनीति अब पटना से निकलकर पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में है? क्या कुरुक्षेत्र अब गंगा किनारे नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता की गलियों में सजा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के नेताओं का दिल्ली प्रेम जनता की उम्मीदों से बड़ा हो गया है? बिहार में चुनाव की आहट सुनाई दे चुकी है, तारीखें तय हो चुकी हैं। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, अपना जनादेश देंगे। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है वो साफ कह रही है कि सत्ता की लड़ाई अब दिल्ली में लड़ी जा रही है। सीटें पटना में नहीं दिल्ली में बटेंगी, निर्णय हाईकमान करेगा, दल बदलेंगे और जनता देखती रह जाएगी। दोस्तों, जब पूरा बिहार अपने राज्य के भविष्य को लेकर सोच रहा है, उसी वक्त बिहार के तमाम महारथी दिल्ली में पंचतारा आरामदायक होटलों में जमे बैठे हैं। दिल्ली अब बिहार का नया रण क्षेत्र बन चुका है और एनडीए हो या महागठबंधन, सबका दाव वही है, सबका निशाना सत्ता है और सबकी चाह ज्यादा सीटें पाने की है। अब जरा इस दिल्ली वाले कुरुक्षेत्र की परतें खोलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक होती है। अमित शाह और जितिन राम मांझी मौजूद रहते हैं। तीनों में लंबी मुलाकात होती है पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। सूत्र बताते हैं कि मांझी 10 सीटों पर अड़े हैं और बीजेपी 7 से आगे नहीं बढ़ रही है। सवाल उठता है, अगर सहयोगी दलों के बीच इतनी खींचतान है तो जनता के मुद्दों का क्या होगा? दूसरी तरफ और लालू और तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस आला कमान से मुलाकातें तय है। दिल्ली में सियासत पक्की की जा रही है और पटना से सत्ता का केंद्र पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो चुका लगता है। महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग पर इतनी रार है कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तेजस्वी चाहते हैं ज्यादा सीटें, कांग्रेस चाहती है अस्तित्व बचाने वाली सौदेबाजी और सहयोगी दल जैसे वीआईपी और वामपंथी पार्टियां चाहती है कि सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि क्या बिहार के मतदाताओं को पता है कि जिस बिहार को वो बदलने की आस लगाए बैठे हैं उस पर दिल्ली दरबार में बोली लग रही है। आप सोचिए, एक तरफ केंद्र में बैठे बड़े नेता गठबंधन संभालने में पसीना बहा रहे हैं तो दूसरी तरफ दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, मुस्लिम और यादव समाज के वोट पर सभी की पैनी निगाहें कही जा सकती है। जैसे जैसे सीटों का खेल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जातीय समीकरण का तिलिस्म भी खुल रहा है। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के युवा चेहरा है। नीतीश कुमार और बीजेपी से नाराज नजर आते हैं। उन्होंने 30 सीटों की मांग की, बीजेपी 22 पर बात करना चाहती है। अब खबर है कि समझौता 25-26 पर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान फिर वही करेंगे जो 2020 में किया था? क्या वो एनडीए के भीतर रहकर भी किसी और एजेंडे पे काम करेंगे? चिराग के सोशल मीडिया पोस्ट से शिकायत में हलचल मच जाती है। उन्होंने एक बयान में साफ कहा था, लोजपा अब किसी की मोहताज नहीं है। दोस्तों, ऐसी भाषा तब निकलती है जब गठबंधन की दीवारें भीतर से दरक रही होती है और बीजेपी के लिए ये संकेत अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बिहार में सत्ता का रास्ता दलित और पिछड़े वर्ग के वोटों से होकर ही निकलता है और ये बात सब जानते हैं। अब बात करते हैं जितिन राम मांझी की। महाभारत का उदाहरण देकर बीजेपी पर वो निशाना साधते हैं। मांझी ने रश्मि रथी की पंक्तियां याद दिलाई। दुर्योधन 5 गांव देने को तैयार नहीं था, उन्होंने इसे बयान बनाकर कहा, बीजेपी हमें सम्मानजनक सीटें नहीं देना चाहती। मांझी के ये शब्द सिर्फ नाराजगी नहीं, असंतोष की चिंगारी है। दोस्तों, ऐसे बयान बताते हैं कि गठबंधन में अब विश्वास की डोर बेहद पतली होती जा रही है। अब जरा सोचिए, जब हर घटक दल अपनी सत्ता की हिस्सेदारी
खुद तय करना चाहता है, तो क्या एनडीए जैसी मजबूत माने जाने वाली मशीनरी चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ रही है? और दूसरी ओर महागठबंधन भी किसी से कम नहीं है। यहां भी हालात बेकाबू जैसे लग रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने मुकेश साहनी खड़े हैं और 20 सीटों से कम पर मानने को शायद तैयार ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये बात हमने आपको पहले भी कही थी। राजद और कांग्रेस उन्हें महज 12 से 15 सीटें देने के मूड में है। रात की बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तेजस्वी की मुश्किलें इसलिए भी और बढ़ गई है क्योंकि सहनी अब अपनी पार्टी वीआईपी को मुख्य खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब जरा दोस्तों सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये नेता जनता की उम्मीदों के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक दुकान के लिए बोली लगा रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये सियासी कुरुक्षेत्र बिहार के मुद्दों को पीछे छोड़ देगा? महागठबंधन में वैसे भी रार पुरानी है। कांग्रेस और राजद की पटरी शायद ही कभी ठीक से चली हो। कांग्रेस आलाकमान ने संदेश दिया है, अगर तेजस्वी ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो वो 13 अक्टूबर से आने वाले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार खुद घोषित कर देगी। ये साफ संकेत है कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस भी अपना अस्तित्व बचाने की आखिरी कोशिश में लगी हुई है। यानी अब खेल साजिश सरकार का नहीं, जीत किसी तरह अपनी का है। अब आते हैं प्रशांत किशोर पर, क्योंकि ये भी एक अहम फैक्टर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जन स्वराज पार्टी के रणनीतिकार से नेता बने पीके एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राघोपुरा से चुनाव हार जाएंगे, उसी तरह जैसे राहुल गांधी अमेठी से हारे थे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये, क्योंकि राघोपुरा यादव परिवार के लिए सिर्फ एक सीट नहीं, ईगो का किला है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी तीनों ने कभी ना कभी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। अब उसी सीट पर प्रशांत किशोर चुनौती दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठेगा, क्या बिहार की जनता अब परिवारवाद से थक चुकी है? क्या सत्ता की विरासत अब जनता की नजरों में अपनी चमक खो चुकी है? दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि राघोपुर से उम्मीदवार मैं ही हूंगा या नहीं, फैसला पार्टी करेगी। ये बयान सुनने में मामूली लगता है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह तेजस्वी को अस्थिर करने की चाल है। जैसे ही उन्होंने राहुल की अमेठी वाली हार का उदाहरण दिया, मैसेज साफ था कि बिहार में वोटर मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बात समझनी जरूरी है, बिहार की सियासत में अब जाति का गणित, परिवार की सियासत और नेता का करिश्मा तीनों आपस में उलझ गए हैं। किसी पार्टी का वोट बैंक कहां है और ये किसी को नहीं पता। फिलहाल बस इतना दिख रहा है कि बिहार का हर बड़ा खिलाड़ी दिल्ली में बैठा है, अपनी गोटियां चला रहा है। अब जरा चुनावी परिदृश्य को समझने की कोशिश भी करते हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हम, लोजपा, रामविलास और आरएलएम शामिल हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी है, लेकिन दोनों ही मोर्चों का हाल एक जैसा है। सीटों का टकराव, उम्मीदों पर खिंचाव और चेहरों पर थकान। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जेडीयू और लोजपा, रामविलास का रिश्ता 2020 से ही टूट चुका है। नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है कि चिराग फिर से कोई नया खेल ना खेल जाए। वहीं चिराग खुद को बिहार का युवा विकल्प बताने में जुटे हैं। अब देखना है कि बीजेपी किसे मनाती है और किसे खो देती है। दूसरी ओर नीतीश कुमार, राजनीतिक अस्तित्व के लिए ये चुनाव शायद सबसे अहम है उनके लिए। वो हर बार समीकरण बदलकर जीत लेते हैं, लेकिन अब पहली बार शायद जनता ये सोच रही है कि क्या नीतीश का दौर खत्म हो चुका है। वहीं तेजस्वी यादव युवा चेहरा तो है, लेकिन परिवार का बोझ भी उठाए हुए है। जनता जानना चाहती है कि क्या तेजस्वी में वह राजनीतिक मैच्योरिटी आई है जो बिहार के भविष्य को दिशा दे सके, या फिर वो भी उसी परंपरागत
सत्ता राजनीति का हिस्सा रहेंगे। अब जरा दिल्ली में बैठ के चल रही है बीजेपी अपने घटक दलों को मनाने में लगी है, महागठबंधन अपने हिस्से की गणना में लगा है और प्रशांत किशोर मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो सवाल उठता है, क्या बिहार की जनता फिर वही पुरानी राजनीति देखने को तैयार है? नेता वही, वादे वही, जातियां वही, तो बदलाव कहां है? दोस्तों, आप और हम दोनों जानते हैं कि बिहार की राजनीति अब जनता बनाम महागठबंधन बन चुकी है, जहां मुद्दे पीछे, सियासी गठजोड़ आगे है, जहां नौकरी, शिक्षा, कानून व्यवस्था गायब है, सीटों की सौदेबाजी खतरे में है और जहां बिहार की सियासत का भविष्य अब दिल्ली की मीटिंगों में तय हो रहा है। तो अब सवाल आखिरी, क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री दिल्ली की मर्जी से तय होगा या जनता की? क्या पटना अब सिर्फ इलेक्शन ऑफिस तक रहेगा और असली फैसला दिल्ली की सत्ता से होगा? और क्या बिहार एक बार फिर नेताओं की आंतरिक जंग में उलझकर विकास की रेस में पिछड़ जाएगा? दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से इस बार बिहार में कौन बाजी मारेगा? क्या दिल्ली का कुरुक्षेत्र बिहार की तकदीर लिख देगा? दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये विश्लेषण, ये टिप्पणी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव की हर चाल, हर झटका और हर मास्टर स्ट्रोक हम यहीं से लेकर आएंगे, सबसे पहले सबसे तीखे सवालों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।